नमस्कार, वंदे मातरम। अनेक मास के बाद हम अपने YouTube के दर्शकों के सामने आ रहे हैं। बीच में किन्हीं तकनीकी कारणों से आपके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आज विश्व में कोरोना की एक समस्या बड़ा भयावह रूप में या तो आ गई है या प्रस्तुत की जा रही है। कोरोना के बारे में कई तरह के मत हैं। एक हमारे बड़े लोकप्रिय डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिन्होंने लाखों लोगों को 3 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में मधुमेह से मुक्त किया है, डायबिटीज़ को ठीक किया है। ऐसे अद्भुत व्यक्ति ने एक बात कही है इसके बारे में। उनका कहना है, उनका मानना है, कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये साधारण फ्लू की तरह है। इसका इलाज, इसकी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। अब ऐसा कहने वाले डॉक्टर के जो कहा गया उसके ऊपर काम होना चाहिए था, पर हुआ क्या है? काम करने के स्थान पर उनके ऊपर एक केस डाल दिया गया गाजियाबाद में। 22 वीडियो उनके डिलीट कर दिए गए। ऐसा क्यों? यदि इस बात में कोई दम नहीं है तो उनको जवाब दिया जाना चाहिए था। उनके ऊपर इस विषय पे केस बनना चाहिए था कि उन्होंने लोगों को गलत बताया है और इसका सबके साथ को अवसर मिलना चाहिए था सफाई देने का, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी बात को दबाने की कोशिश की गई, उनके वीडियो डिलीट किए गए। इससे संदेह होता है कि उनकी बात में कुछ तो दम है। दूसरी बात, जितने राजीव दीक्षित जी के अनुयायी हैं और जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को सही मानते हैं, वो लोग हैं, वो वर्ग यह कहता है कि ये कोरोना नाम की बीमारी दवा बनाने वाली कंपनियों का एक षड्यंत्र है। वो लोगों को बीमार बनाकर पैसा कमाना चाहती है और इसके लिए जो इतना कुछ सरकारों को जो है इतना लॉकडाउन करना, ये सब करना, दुनिया भर की लगभग सभी देश ऐसा कर रहे हैं, केवल भारत नहीं। वो जो कर रहे हैं वो उन कंपनियों के ही सारे खेल हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो चीन और WHO और अमेरिका, यूरोप की कंपनियां, कहा जा रहा है इसमें मिलकर ये काम कर रही हैं। एक बात और बड़ी चिंताजनक बताई जा रही है कि 100 करोड़ से अधिक लोगों को इस बीमारी के द्वारा समाप्त कर देने का षड्यंत्र है। अब ये आप ध्यान देंगे तो दो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक और तो हम कह रहे हैं कि इस कोरोना के वायरस में कोई दम नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, साधारण फ्लू की तरह है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ये कंपनियां इस फ्लू के माध्यम से, जिसमें कोई दम नहीं है, जिसकी कोई क्षमता नहीं है, उसके माध्यम से 100 करोड़ लोगों को मारना चाह रहे हैं। ये दोनों बातें आपको नहीं लगता कि परस्पर विरोधी हैं? मैं नियत पे संदेह नहीं कर रहा हूं जो दोनों बातों को कह रहे हैं वो लोग, पर उन्होंने निष्कर्ष निकालने में कहीं तो गलती की है। अगर H1N1 इन्हीं कंपनियों के द्वारा फैलाया गया था, मुझे भी लगता है ये बात सच है, तो जिन लोगों ने वो H1N1 फैलाया, क्या उन लोगों ने अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज्यादा शक्तिशाली वायरस नहीं बनाया होगा? तो पहली बात जो मुझे समझ आती है वो ये है कि यह वायरस इतना साधारण नहीं है जितना डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और हमारे मित्र लोग, राजीव दीक्षित जी के अनुयायी, जल्दबाजी में कह रहे हैं। ये बहुत मेहनत करके उससे कहीं शक्तिशाली बनाया गया होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य वही है जो आप लोग कह रहे हैं, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कह रहे हैं, और इसका वही उद्देश्य है, तो ये कमजोर वायरस क्यों होगा? H1N1, स्वाइन फ्लू उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली जरूर होगा। ये एक बात ध्यान में रखने योग्य है। दूसरी बात, आप लोगों का जो प्रोटोकॉल है, आप लोगों का मतलब जो WHO ने प्रोटोकॉल दिया है, वो भी बड़ा संदेहों के घेरे में है। क्या बताया है? आपको बताया है मास्क लगाओ, दूसरा आपको बताया है सैनिटाइजर का प्रयोग करो, तीसरा आपको बताया है बार बार साबुन से हाथ धो। जिन्होंने हमारी किताब पढ़ ली है, केवल 1000 किताब छपी थी और छपने से पहले ही वो 600-700 बिक गई थी, अब समाप्त हो चुकी है। लॉकडाउन खुलने के बाद
फिर से छपेगी। शायद वो बहुत कम किताबें दुनिया की ऐसी हैं जो छपने से पहले बिक गई। हमारा सौभाग्य है, आप लोगों का प्रेम है इतना हमारे प्रति कि वो किताब छपने से पहले आधे से ज़्यादा बिक गई थी। उस किताब में हमने स्पष्ट बताया है, हमने भी कहा है, और अपनी बात के समर्थन में हमने रिसर्च पेपर भी छापे हैं दुनिया भर के विद्वानों के। वो क्या बात है? पहली बात, आपका मास्क किस चीज़ से बन रहा है जो आपको कोरोना के वायरस से बचाने के लिए कहा गया है लगाओ? वो किसका बना है? सिंथेटिक सामग्री है, वो डिग्रेडेबल हो, नायलॉन, प्लास्टिक और आपका जो विनाइल है, या वो डिग्रेडेबल ना हो, है तो सिंथेटिक। और सिंथेटिक सामग्री के बारे में ये स्थापित हो चुका है, पीवीसी के बारे में, उसमें से कैंसर पैदा करने वाली अत्यंत घातक गैसें निकलती है, जिसमें से एक का नाम है डाइऑक्सिन और दूसरा फेरॉन है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जानते हैं, और आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर देखिए, डेंजर्स ऑफ, हैजर्ड्स ऑफ, हार्म्स ऑफ पीवीसी, प्लास्टिक, विनाइल, नायलॉन लिखिए तो आप उसमें मिल जाएंगे। कैंसर कारक, जो दुनिया में कैंसर फैलाने के बड़े कारणों में से एक ये बड़ा कारण है। तो आपकी गाड़ी में सीटें उसी की बनी हुई है, फोम की, आपकी चद्दर और पर्दे उसी के हैं, वहां से वो गैस आप तक आती है, तो बीच में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा मिल जाती है। आपको नुकसान थोड़ा सा होता है, कोरोना के नाम पर आपके नाक के ऊपर धर दिया प्लास्टिक मास्क। अब क्या हो रहा है? आपकी हर सांस के साथ पूरा डाइऑक्सिन और फेरॉन आपके सीधे फेफड़ों में जा रहा है। बताइए, आप जिएंगे कि जल्दी मरेंगे? आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने ये मास्क लगाने का परामर्श दिया है वो इस बात को ना जानते हो। हम लोग आंख बंद करके उनकी बात को मानते चले जा रहे हैं। केवल भारत सरकार को दोष मत देना, सारी दुनिया यही कर रही है। कई नासमझ लोग, आत्मघात कर देने वाले लोग, अदूरदर्शी लोग हर बात के लिए मोदी को ही दोषी ठहरा देते हैं। तो मोदी जी को ही दोष देना कहां तक अच्छी बात है? सारी दुनिया यही कर रही है। और जिन शक्तिशाली ताकतों के आगे दुनिया की सारी सरकारें विवश है और उस सारी दुनिया की सरकारों को मूर्ख बना सकते हैं, तो मोदी सरकार भी उसका शिकार बन सकती है। वहां पर भी वही आईएएस और वही नेता बैठे हैं जो हमारे और आपके बीच से गए हैं, और राजीव दीक्षित को सुनने का सौभाग्य उन लोगों को नहीं मिला है। इस बात को ध्यान में रखकर बात करें। अतिवादी बात करना, अतिरेकी बात करना हमेशा हमारे लिए घातक होता है। मैं यहां पे एक बात कह देना चाहता हूं, माना कि मोदी हमारे लिए वो आदर्श नेता नहीं है जिसकी कल्पना आप लोगों ने की होगी, मगर अब तक जितने नेता हुए हैं उन नेताओं में सर्वोत्तम हैं कि नहीं? 370 हटाना, ये जो जितने तबलीगी और ये सब लोग जो है पाकिस्तानी तत्व है, इनकी आर्थिक लाइन को काट देना, उनकी सप्लाई लाइन को काट देना। यदि मोदी जी ना होते, कोई और सरकार होती, तो बंगाल की तरह आपके दरवाजे के ऊपर आतंकवादी आपका दरवाजा खटखटा रहे होते, तिलक लगाने पर, अपनी पूजा पाठ करने पर आपको यमलोक भेज देते। इसलिए पहले से बहुत अच्छा है, और अच्छा बनाने के लिए आपको रोका किसने है? पर इस सरकार को कमजोर बनाकर अपनी जड़ों में तेल मत दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। जब जब हम ऐसा करते हैं तब तब या तो हम मूर्खता कर रहे हैं, अथवा किसी विदेशी ताकतों के शिकार हो रहे हैं, और या फिर हमारी नीयत में खराबी है, हमको समझ नहीं है, ये भी हो सकता है। तो समझदारी से व्यवहार करिए और किन्हीं विदेशी ताकतों के प्रचार का शिकार मत बनिए। मोदी को बदलना है, हटाना है, इनसे अच्छा नेता लाना है, तो मोदी के शासन में ही संभव है। किसी और का शासन होगा तो आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। ऐसे कानून बना दिए जाएंगे कि आपको अल्पसंख्यक कभी भी एक रिपोर्ट लिखाकर जेल में सड़ा सकते हैं। वो कानून बन रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लौटते हैं फिर से कोरोना के ऊपर। तो अब
ये मास्क तो प्रयोग करने का क्या मतलब है? वैसे मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि गमछे का प्रयोग करो, सूती गमछे होते हैं, मास्क पे खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? तो वो आप समझ लीजिए, इस बात को जैसे भी समझना है। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, हमारे प्रिय साथियों, एक छिद्र में से कपड़े के हजारों वायरस जो है वो भीतर प्रवेश कर सकते हैं। ये मास्क को लगाने का मतलब क्या है? केवल आपके फेफड़े खराब कर देने से ज्यादा तो ये कुछ इलावा कुछ नहीं करेगा। आपकी इम्यूनिटी को, रोग निरोधक शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देगा, आपको जल्दी से बीमार बना देगा। पूरा विश्व ये मास्क लगाने की मूर्खता कर रहा है कोरोना को रोकने के नाम पर। कितना चतुर हैं ये लोग, पूरी दुनिया को मूर्ख बना दिया। करोड़ों लोग मास्क लगाकर अच्छे भले आदमी से सुअर की शक्ल बना डाली, और अपने कमरे में बैठकर वो लोग जरूर हंसते होंगे, प्रसन्न होते होंगे, कैसे एक इशारे में हमने सारी दुनिया का बेवकूफ बना दिया, अपनी उंगलियों पर नचा दिया। और समझदारी दिखानी है तो इसका विरोध करिए ना, सत्याग्रह करिए, और ये मास्क हटाकर सूती कपड़ा लगाने से बचाव तो होता है। पर आप कहेंगे कोरोना से बचाव हो जाएगा, ये तो नहीं। आप कई तरह के धूली कणों से, गंदे से बच जाएंगे, कई विषैली गैसों से थोड़ा बचाव होगा। इस बात को समझिए, ये कोरोना से बचाव नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल नासमझी की बात है। दूसरा आपको बताया सैनिटाइजर। सैनिटाइजर के बारे में देखिए, उसमें क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल क्या करता है? जैसी शरीर के ऊपर छूता है, जो चीज सिस्टेमिक नहीं है, यानी जो शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं विष, उनको अल्कोहल लेकर शरीर के अंदर चला जाता है, ब्लड फ्लो में जाता है, रक्त प्रवाह में जाता है सीधा। और अल्कोहल के साथ क्या मिला हुआ है? खेतों में कीड़े मारने वाले विष हैं, कीटनाशक हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वो जहर हैं, तो पूरे आपके रक्त प्रवाह में जाते हैं। दिन में आप 10-20 बार, हमारे डॉक्टर, कंपाउंडर और हम और आप उस सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे हैं। 30 रुपए का वो जहर 150 रुपए में खरीद कर अपने शरीर पर लगा रहे हैं। ये है वो कला जिसके द्वारा मेरे पैसे से मैं तलवार खरीदता हूं और अपना गला अपने आप काटता हूं। ये वो है प्रचार की ताकत। कितना बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अपनी हत्या हम अपने हाथ से कर रहे हैं। ये सैनिटाइजर आपका बचाव नहीं करता, आपको जल्दी मार डालता है। एक बार लगाने से कमजोरी आ जाती है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हमारा ऊर्जा विज्ञान यूट्यूब में देख चुके होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए और देखकर समझिए कैसे जांच करते हैं। यहां पे लगाइए 2 बूंद, ऐसे हाथ करके ताकत देखिए अपनी सैनिटाइजर लगाकर, या वजन उठाकर देखिए, या वेट को खींच कर देखिए, आपकी ताकत तुरंत कम होती है। तो दिन में आप 10-20 बार सैनिटाइजर लगा लेते हैं डर के कारण, तो जिएंगे कि जल्दी मरेंगे। कोई भी बीमारी, कोरोना क्यों, कोई भी बीमारी आसानी से लग जाएगी। आपको इतना डरा दिया है, आप जो साबुन सुबह 1 बार स्नान के समय या 2 बार लगाते थे, आज 10 बार लगा रहे हैं। मेरे मित्रों, सारे साबुन जो बाजार में हैं, 10-20 रुपए का हो, जो 100-150 रुपए का साबुन हो, सबके अंदर सोडियम लॉरिल सल्फेट नाम का जहर है जो कैंसर करता है। ढूंढ लीजिए नेट के ऊपर, पढ़ लीजिए निकाल कर। और वो छूने से कॉन्टैक्ट पॉइजन, सिस्टेमिक पॉइजन है, छूने से आपके शरीर के ऊपर। ये साबुन भी हमारे लिए ठीक नहीं है, ये भी बहुत हानिकारक है। सभी के अंदर वही रसायन जहरीले हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। वो परमिटेड रंग इत्यादि जो भी उसमें हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, हम सब विषैले हैं। तो हमने कहा था कि हमारा वीडियो आप YouTube पे देख लेना, साबुन अपना बनाइए या नरोल साबुन का प्रयोग करिए। पर मुझे बाद में याद आया, हमने अभी तक साबुन का वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि उसमें कुछ कास्टिक सोडे का प्रयोग करते हैं तो उसमें जलने का थोड़ा खतरा रहता है, इसलिए हम वो वीडियो डालने से बच रहे थे और प्रत्यक्ष में लोगों को सिखा रहे थे। पर फिर भी चलिए वो वीडियो हम डाल देंगे। तीसरा आपको बताया जा रहा है, पहला था आपका मास्क, दूसरा सैनिटाइजर और तीसरा साबुन। तो अब आप सोचिए,
मास्क तो हमने सूती बना लेंगे, उससे कुछ बचाव कई चीज़ों से हो सकता है। वायरस से तो बचाव नहीं होगा, पर और कुछ चीज़ों से बचाव, गंदी जहरीली वायु से एक सीमा तक बचाव हो सकता है। ठीक है, सूती बनाकर प्रयोग करिए। और दूसरा एक नियम रहता है। क्या नियम रहता है कि हम जो सब कर रहे हैं उसमें बिल्कुल अलग हटकर व्यवहार करेंगे तो एक समस्या और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। हम भी मास्क लगाकर ही बाजार जाते हैं, अनावश्यक इसके झगड़े में ना पड़ते हुए प्रचार भी करते जा रहे हैं कि मास्क ठीक नहीं है, और मास्क लगाकर ही बाजार जा रहे हैं, नहीं तो वही पुलिस वाले बिठा लेंगे। और दूसरे जो मेरे आसपास हमारे मित्र सैकड़ों दोस्त हैं, उनको हमारा व्यवहार थोड़ा गलत ना लगे, मास्क लगाकर हम उनको बताते हैं मास्क लगाने का कोई खास मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हमको साथ चलते चलते ही लोगों को सुधारने का कार्यक्रम करना चाहिए। एकदम अतिवादी होकर सफलता मिलने की संभावना कम है। साबुन आपको बताया, अपना बनाइए। एक सैनिटाइजर रह गया, सैनिटाइजर का क्या करें? तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ पे नीम होता है तो आप 200-250 ग्राम पत्ते ले लीजिए नीम के, 1 लीटर पानी ले लो, रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको उबाल लो, 15 मिनट उबाल कर उसको मध्यम आंच पे मसल कर निचोड़ कर छान लो। इस 900 ग्राम या 1 लीटर पानी में आप 2 चम्मच फिटकरी डाल दीजिए, 1 नींबू बड़ा निचोड़ के डाल दीजिए और इसको बोतल में कांच में भर के रख लें। बन गया आपका सैनिटाइजर। ढक्कन में सुराख कर दें और उसको बस आप प्रयोग करते रहिए। तो इस प्रकार एक डिस्पेंसर में भी डाल सकते हैं आप किसी में, तो ऐसे जैसे भी चाहें आप इसको रख सकते हैं। अपना सैनिटाइजर बन गया। इसी में यदि आपने 10 बूंदे अमृत धारा डाल दिया तो ये और जबरदस्त बन जाएगा, छूते ही कीटाणु रोगाणु का पूरा नष्ट कर देगा। तो ये सैनिटाइजर हो गया। अब हम आते हैं कोरोना की औषधियों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास आंकड़े हैं, केंद्र सरकार और बाकी सरकारें आयुर्वेद से कोरोना की चिकित्सा के ऊपर कोई विशेष काम अभी तक नहीं कर पाई हैं। हाँ, मोदी सरकार ने इसके ऊपर कई प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। उनका कहना है उनके पास सैकड़ों या हजारों आप जैसे जागरूक लोगों ने सुझाव भेजे हैं, वहां पहुंच गए हैं। पूरी सरकार इस मामले में जो है उसको आपने सचेत कर दिया है, जागरूक किया है कि आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा की जानी चाहिए। एलोपैथी में तो हम अच्छे से जानते हैं कोरोना की कोई चिकित्सा नहीं है। कहीं पे एड्स की दवाई दे रहे हैं, कहीं मलेरिया की दवाई दे रहे हैं, कहीं निमोनिया की दवाई दे रहे हैं, कभी डेंगू की दवाई दे रहे हैं, और ईश्वर जाने कितने लोग उन दवाइयों के कारण ही मर रहे होंगे। कोरोना के कारण मरे होंगे ऐसा विश्वास से नहीं कहा जा सकता। वो दवाइयां अपने आप में कम घातक हैं क्या? उनके कारण ही लोग मर रहे हों तो ऐसा भी संभव है। तो इसलिए WHO का प्रोटोकॉल कुछ बता देते हैं, वो कुछ भी वो कह देने से गलत सही नहीं हो जाता। WHO को कहने से H1N1 के बारे में भी WHO बहुत संदेहों के घेरे में रहा है, तो अब भी उसके ऊपर आंख बंद के भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? चिकित्सा तो हमको करनी है, तो आयुर्वेद के ऊपर गुजरात सरकार ने काम किया है। जो काम उन्होंने किया भारत में किसी ने नहीं किया। उन्होंने 6,790 रोगियों को कोरोना के पूरी तरह से रोग मुक्त करके घर भेज दिया। इसमें से 5,102 रोगी आयुर्वेद से ठीक किए गए, 1,688 रोगी होम्योपैथी से ठीक किए गए, और पूरे डंके की चोट पे उन्होंने ये किया है। इसका वीडियो अपलोड किया है हमने, किसी ने डाला है, उसको हमने आगे फॉरवर्ड किया है। तो हमें आयुर्वेद से इसकी चिकित्सा करनी है। हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, बार बार हमारे लोगों के संदेश आ रहे हैं, अल्प बुद्धि अर्ध जल गगरी छरकत जाए। तो जो अधूरा ज्ञान है बड़ा खतरनाक होता है। बार बार ये नौजवान जो है वो फेसबुक पे देशभक्ति दिखाने वाले, जीवन में कुछ ना करने वाले, जो कुछ नहीं करते व्यावहारिक, उनका ज्ञान बड़ा छिछला होता है, और जो काम करते हैं उनका ज्ञान गहरा होता है। तो ऐसे हल्के लोगों ने बार बार, आप लोग आयुर्वेद से चिकित्सा क्यों नहीं करते, आप लोग आयुर्वेद से चिकित्सा क्यों नहीं करते?
तो उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया, अरे भाई कैसे करें, जैसे ही किसी को कोरोना की घोषणा होती है तो एक अपराधी की तरह पुलिस उठाकर ले जाती है, एलोपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है, एलोपैथिक डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। हम आयुर्वेद वाले कैसे करें? अब हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं, करते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो? तो ये अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान के आधार पर जो देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजीव दीक्षित जी के कुछ वीडियो सुनकर वो सोचते हैं कि उनको दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त हो गया। व्यावहारिक ज्ञान मित्रों अधिकांश लोगों को नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान उनको होता है जो फील्ड में काम करता है। दीक्षित जी के जो अनुयायी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी बात में व्यावहारिकता है, उनकी बात में दम है। केवल आलोचना कर देने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। राजीव दीक्षित जी को सुनकर आपको लगता है कि आलोचना कर देने से भारत बन जाएगा, सबकी टांग खींचने से भारत बन जाएगा। कुछ सकारात्मक भी करिए। दीक्षित जी अभी तक देश के सामने कोई मॉडल नहीं रख सके थे कि देश का निर्माण होना कैसे है। अभी तो केवल बुरा पक्ष बता रहे थे। इससे पहले ही कुछ दर्जन लोगों के कारण उनको इस दुनिया से भेज दिया गया। वो बता ही नहीं पाए कि कैसे निर्माण करना है। तो मित्रों, जो कमी उनसे रह गई है वो आपको पूरी करनी है। आपको विकल्प देना है, बताना है यदि ये नहीं तो क्या, और जो है इसको स्वीकार करते हुए, इसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। ये बिजली का स्विच नहीं है कि इधर दबाया तो लाइट बंद हो गई, उधर दबाया तो लाइट ऑन हो गई। ऐसा नहीं होता। पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ता है, हमको कैसे परिवर्तन करना है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक विषय हैं, इनको समझना ही पड़ेगा। मेरे से सहमत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप मेरे से मतभेद रख सकते हैं, मैं आपसे मतभेद रख सकता हूं, पर समाधान बताइए। मैं आपकी बात को गलत मानता हूं तो मैं बताऊंगा ये ठीक है। आप मुझे गलत मानते हैं तो अपशब्दों का प्रयोग किए, झगड़ा किए बिना बताओ ना क्या समाधान है। मैं कहां गलत हूं बताओ, मैं सुधार करूंगा। और मैं जब कहता हूं आप गलत हैं तो आप अपने में सुधार करिए, यदि मेरी बात सही लगे तो आइए। चिकित्सकों के पास तो ये अवसर नहीं है कि वो आयुर्वेद होम्योपैथी से स्वयं जाकर चिकित्सा करें। उठाकर रोगी को कैदी की तरह पहुंचा देते हैं अस्पताल में या क्वारंटाइन में। तो हम क्या करें? हमारे पास एक विकल्प है, अपनी चिकित्सा हम स्वयं करें। क्या क्या करना है मित्रों? अद्भुत चिकित्साएं आपको बता रहे हैं। वैसे तो हमने भारत के एक बहुत बड़े अस्पताल में 5 MD डॉक्टरों के सहयोग से प्रोजेक्ट बनाकर कोरोना के ऊपर शोध कार्य शुरू कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में आपको अधिक से अधिक 1.5-2 महीने में हम आपको वो रिसर्च पेपर दे देंगे, जिससे साबित होगा हमने कितने रोगियों को कोरोना के ठीक किया है। ऐसा सरकार की सहयोग से हमने करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताना उचित नहीं है। तो आपको अपने परिवार में अपने लोगों की चिकित्सा के लिए क्या करना है? तो हमारा अद्भुत प्रयोग सुनिए, जिसकी जड़ तो आयुर्वेद शास्त्र में ही है, पर औरों ने किया नहीं, हमने कर डाला। 10 ग्राम शुद्ध बढ़िया हींग लीजिए और उसको 200 ग्राम 150 ग्राम पानी में अच्छे से पकाइए। पीतल के, लोहे के, कांच के या मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी में नहीं चलेगा, सारी हींग उसमें घुस जाएगी गंध। कांच में, मिट्टी में, पीतल में, कांसे में, लोहे में, किसी बर्तन में पकाइए। पककर अच्छे से घुल जाए तो उसको छान लें। अब इसमें 250-300 ग्राम शुद्ध देसी घी या बढ़िया नारियल का तेल या महुए का तेल या कोई ऐसा अच्छा तेल जो आपके पास सरसों का तेल का जो हो वो लेकर उसके साथ इसको पानी को, हींग वाले पानी को पकाइए। पकाकर जब नीचे भूरे रंग की मैल जमने लगे तो समझ लीजिए पानी समाप्त हो गया। आंच को बंद कर दें, बर्तन को नीचे उतार दें। थोड़ी देर बाद ये कुछ थोड़ा ठंडा हो जाए तो छान कर रख लें। ये आपका हींग सिद्ध घृत या तेल बन गया। इस तेल की 2 बूंद लेकर हथेली पे ऐसे और नाक में लगा दीजिए और ऐसे यहां पे लगा दीजिए। बस छींकें आ रही हैं, जुकाम हो रहा है, समस्या हो रही है, 2-4 अधिक से अधिक 5 मिनट में
आराम मिल जाएगा। कोरोना का विषाणु यही नाक में यहीं समाप्त हो जाएगा। और भी किसी तरह का फ्लू इत्यादि कुछ हो रहा है तुरंत ठीक होगा। यदि पुराना हो गया है रोग तो दिन में 3-4 बार 5 बार लगाइए इसको। एक तो ये करिए। दूसरा हमारा पक्का नियम है जो पिछले 8-10 साल से हम कर रहे हैं, कोई भी फ्लू हो जाए जिसमें छींकें आ रही हैं, शरीर टूट रहा है, ज्वर है, उसमें आपको तुरंत ठंडा बंद करना है। घी, तेल, चिकनाई, आलू, सब्जी, फल, सब्जियां, फ्रूट सब बंद कर देना है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो कहते हैं वो अलग बात है, हमने उसमें संशोधन किया है, गर्म करके लेना पत्तों के, फलों के, सब्जियों को। जब आपको फ्लू हो तब हम ठंडा नहीं देते हैं, तब तो ठंडा सब कुछ बंद कर देना, खटाई सारी बंद कर देना, चिकनाई, तेल खाना बंद। ये हींग वाला नाभि में, नाक में लगा सकते हैं, चेहरे पे, हाथों में लगा सकते हैं क्रीम की तरह। तो फिर आपको दवाई और क्या करनी है परहेज के साथ? सूखी रोटी खाते हुए, काढ़े के साथ सूखी रोटी खाना, बिना दूध का काढ़ा वो खा सकते हैं। और दवाई गिलोय, सौंठ, काली मिर्च, मग पीपल, कितनी? एक चुटकी। और गिलोय कितना? 6 इंच का टुकड़ा कूट कर 400 ग्राम पानी में पकाइए। जब 100 ग्राम रह जाए तो थोड़ा मीठा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम यही काढ़ा पीना। अगर जीभ के ऊपर सफेद या पीले रंग की परत नहीं है तो सूखी रोटी नमक वाली इसके साथ खा सकते हैं। इतना करिए, 2-3 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे। त्रिकुटा, 1 मक्की के दाने जितना या 2 सफेद चने के दाने जितना त्रिकुटा दिन में 3 बार पुराने गुड़ या शहद के साथ चाटिए। चाटने के बाद 15 मिनट में आपको लगेगा आप ठीक हो गए। दिन में 3 बार करिए ये। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। दुनिया के जितने ईमानदार और सज्जन डॉक्टर हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, अपनी जीवनी शक्ति, रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाइए तो आपको कोरोना क्या कोई भी रोग नहीं हो सकता। और शरीर का शोधन करिए। जैसे गंदगी के ऊपर मक्खी आती है, ऐसे गंदे शरीर में जो भीतर सड़न गलन होती है, उल्टा सीधा खाने से, विरुद्ध आहार करने से, जीवन शैली ठीक ना होने से वहां पे रोगाणु पनपते हैं। हमारे आसपास लाखों रोगाणु, कीटाणु हैं, हमें कुछ नहीं होता। क्यों? जब शरीर भीतर से शुद्ध होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी होती है, रोगाणु कीटाणु अपना काम करते रहते हैं, अपना काम करते हैं। सह अस्तित्व भारतीय संस्कृति का फॉर्मूला पूरा फिट बैठता है। वो भी जीते रहते हैं, हम भी जीते रहते हैं, ना उनका कुछ बिगड़ता है ना हमारा कुछ बिगड़ता है। मगर जब शरीर के अंदर गलन, सड़न, गंदगी होती है तो हम बीमार होते हैं। इसलिए शरीर को साफ रखिए। साफ रखने के लिए क्या करना? त्रिफले का प्रयोग गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार। आहार कम, रसाहार गर्म करके करना। फलों का आहार जब रोग हो जाए तो नहीं लेना। नींबू का प्रयोग करना। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, धूप स्नान करना। किसी अच्छे घी तेल की मालिश करके बिना साबुन के स्नान करना गर्म पानी से। दूसरी बात, विटामिन सी का प्रयोग करना। 1, 2, 3 आंवले दैनिक या 1 बड़ा अमरूद दैनिक, इसका प्रयोग करना। संतरे अच्छे हों, खट्टे ना हों तो 2-3 संतरों का प्रयोग करना। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। पपीता देसी हो, उसके बीज, और यदि आपको बीमारी नहीं है, बुखार खांसी जुकाम नहीं है, तो अलसी 1-2 चम्मच उसका प्रयोग करना। ओमेगा 3 और एक संतुलित मात्रा में ओमेगा 6 ये आपको मिलेगा। और ऑक्सीजन, प्राणवायु, प्रातः के समय खूब योग प्राणायाम करना, आधा घंटा 1 घंटा। इससे शरीर में जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है धूप के प्रकाश के बाद, वो है प्राणवायु, शुद्ध वायु। यदि आप एसी में बैठते हैं तो मूल्यवान बात, गाय के गोबर की धूप, शुद्ध नारियल का तेल, और यदि गाय का घी हो तो अति उत्तम, देसी गाय का घी लगाकर
सुबह दोपहर शाम को जलाइए। अगर आपके फायर सेंसर लगे हुए हैं, स्मोक सेंसर, तो भी कोई समस्या नहीं है, एक धूप से कुछ नहीं होता। हमने ये करके देखा है, एक डीएम के ऑफिस में किया और एक एमडी ऑफिस में किया हमने नाबार्ड के, कोई समस्या नहीं होती। तो ये करिए, ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी। पानी शुद्ध, एंजाइम डालकर या सहजन के फूल पत्ते फली डालकर शुद्ध पानी, पीतल कांच या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, मौसम के अनुसार ठंडा गर्म पीते रहें। और भोजन, उसके बारे में लंबी बात है, उसके ऊपर कोई और वीडियो बनाएंगे। सही भोजन लेते जाइए तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। हो गए हैं तो कोरोना इतना सा कर देने से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, आपके लिए शुभ। हाँ, एक बात आप और कर सकते हैं, यदि आपको मिल जाए कहीं से शुद्ध कपूर 50 ग्राम, शुद्ध पिपरमिंट 50 ग्राम, सत अजवैन शुद्ध 50 ग्राम, तीनों को अलग अलग लाइए और एक खुले मुंह के जार में डालकर तीनों को धूप में रखते, 4-5 घंटे में सब घुल जाएगा। ये अमृत धारा या त्रिधारा बन गया आपका। बाजार का जो अमृत धारा है अब अच्छा नहीं है, उसमें पतले पत्ते वाला विशैला यूकलिप्टस ऑयल पड़ा हुआ है। जो चौड़े पत्ते का पुराना यूकलिप्टस था, विशैला नहीं था, ये विशैला है। तो उसमें पड़ा है 70%, वो अच्छा नहीं है अमृत धारा। ये अपना बनाइए, इसकी एक बूंद उसकी 10 बूंद के 8 बूंद के बराबर है। एक बूंद लेना एक दिन में 3 बार, एक पानी में या खांड में, शक्कर में, वो ले लीजिए। तो सभी तरह के संक्रमण रोग, संक्रामक रोग, उनका नियंत्रण होगा। इतना ही आज के लिए। आपको कोई प्रश्न हो नीचे बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब दें। और आशा है आगे नए नए उपयोगी वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। हो सकता है मेरी बातों से आप कईयों से असहमत हों, आपकी असहमति का स्वागत है। आप अपने सुझाव भेजिए, आप किन बातों पे असहमत हैं वो भी हमें भेजिए, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे, अपनी बात आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से संवाद करने से हम सत्य तक पहुंचते हैं, ये भारतीय संस्कृति है। तो आइए इस देश को चतुराई से, कुशलता पूर्वक, वीरता पूर्वक, धैर्य से विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर मिलकर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।